सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड बुक्स की किताबें कैसे पढ़ें, किताबों को अपना दोस्त बनाएं। और ये थॉट मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आज मैं ये बुक पढ़ रही थी, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, एंड आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। और हाँ, जिनको नहीं पता, माय नेम इज़ वैशाली भाटिया और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। प्लस मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, और साथ ही साथ मैं डीयू में पढ़ाती भी हूँ, एनसीए और एसओएल के बच्चों को। सो आई एम अ डीयू फैकल्टी एज वेल। सो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, एंड उनसे जब मेरे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको जो भी दिक्कत होती है कि मैम ये बुक बोरिंग लग रही है, या कोई हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ हो या फिर आपका यूपीएससी है, एसएससी है, तो आप कैसे बुक्स पढ़ सकते हो कि ऐसे पढ़ो कि आपको याद भी हो जाए और आपको इवन पेज नंबर भी रट जाए। इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो बुक्स को पढ़ने के कुछ स्टेजेस होते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी किताब याद रखनी है तो उसका बेस्ट तरीका होता है उसको 4 स्टेजेस में बांटो। और कभी भी जो भी किताब लेके आप बैठ रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत, तो जो भी है आप उसको पहली रीडिंग में पढ़ जाओ, ठीक है। और ऐसा नहीं करना जैसे आपको पूरे दिन में सिर्फ एक किताब नहीं पढ़नी है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, तो आपको क्या करना है, पहले आपको पढ़ना है 3-4 घंटे एक किताब पे टाइम दिया, फिर अब ब्रेक लो, फिर उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल साइंस पे पढ़ो, फिर ज्योग्राफी पढ़ो, या एक दिन में 3 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो तो करो। ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ना है। आप एक रीडिंग में 20, 30, 40 पेज पढ़ लो, फिर ब्रेक लेकर जितनी आपकी मतलब रीडिंग स्पीड है तो 40-50 पेजेस पढ़े, एंड देन आपने शिफ्ट कर दिया 1 घंटे का ब्रेक लेके, आधे घंटे का ब्रेक लेके, एंड यू शिफ्टेड टू अनदर सब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, वो आपको किताब बोरिंग नहीं लगेगी, प्लस आपके दिमाग में फैक्ट्स जल्दी याद होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, तो और मुझे याद हो जाते हैं फटाफट। तो ये तो हुई पहले रीडिंग की बात। अब आ जाते हैं रीडिंग्स कैसे करनी है। तो रीडिंग जब आप पहले रीडिंग करोगे तो उसमें आपको ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि मुझे इसको याद करने के पर्पज़ से ये पढ़ना है, या ये याद करने के पर्पज़ से मुझे ये बुक पढ़नी है। नहीं, पहली रीडिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होगी फ्लो में, जिसमें आप सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हुए जाओगे। जैसे कि अगर आप मान लो, जैसे इस बुक में जो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, मैंने ये बुक खरीदी है, इसमें एक लाइन है कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। एंड एक लाइन है कि लाल बहादुर शास्त्री का असली नाम लाल बहादुर वर्मा हुआ करता था, फिर वो 10वीं क्लास में थे, और ऐसे ऐसे करके। तो हमें पूरी लाइन अंडरलाइन नहीं करनी, सिर्फ कीवर्ड लाल बहादुर शास्त्री आ रहा है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमें सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि पूरे पैराग्राफ में क्या कीवर्ड है। जैसे कि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जैसे इंदिरा गांधी का जो चैप्टर है उसमें उन्होंने बता रखा है कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला जाता था और उसको राम मनोहर लोहिया ने ये टाइटल दिया था। तो पूरी लाइन बहुत बड़ी लाइन है वो, लेकिन उसके लिए मेरे काम में क्या आया, इंदिरा गांधी, गूंगी गुड़िया, राम मनोहर लोहिया, बस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में उसको ओल्ड विच बोला था, बूढ़ी चुड़ैल, ठीक है, वो उसने रिचार्ड निक्सन ने बोला था। तो मैंने वो 3 कीवर्ड्स हाईलाइट किए। अब पूरे पैराग्राफ में कुछ काम की चीज़ें थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी थी कि हाँ वो बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत बोल्ड लेडी थी, तो वो मेरे काम की नहीं है, ठीक है। बस मैंने जानने के लिए पढ़ लिया और वो मेरे दिमाग में हो गया, बैठ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं आप नए फैक्ट्स पढ़ रहे हो चीज़ों के, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में, इमरजेंसी के बारे में सबने सुना हुआ है, तो वो आपका इतना याद करने जैसा भी नहीं है। लेकिन आप कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसको अंडरलाइन करते चलो। उसके अलावा जब भी आपकी फ़र्स्ट रीडिंग पूरी हो जाएगी, जितनी फ़र्स्ट रीडिंग में आप जितना स्पीड से पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। एंड आपके कुछ 30-40 पेज ख़त्म होने के बाद, या फिर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, आपको क्या करना है, आपको देनी है उसी टाइम उसकी सेकंड रीडिंग। अब जब आप दूसरी रीडिंग करते हो तो दूसरी रीडिंग में आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। आपने पहली रीडिंग में आपको समझ आ गया कि इस पूरी बुक में किस किस के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने पहली रीडिंग इस बुक को दी तो मेरे को ये समझ आ गया, इसमें सारे प्राइम मिनिस्टर्स को समझाया और कौन कौन से, जैसे इसमें नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं हो रखी है, इसमें जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रखी है, इसमें कुछ 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनकी बात हो रखी है। अब मेरे दिमाग में एक कहानी बैठ चुकी है कि हाँ इन लोगों की बात इस बुक में है, और कुछ बातें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली चली गई होंगी, जो कुछ मेरे को नए फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। सेकेंड रीडिंग जब आप दोगे तब आपका ब्रेन जो है उस चीज़ों को समझना शुरू करेगा। अभी बस हमने सरसरी निगाहों से देख लिया पूरी बुक को कि अब हम उससे थोड़े फैमिलियर हो गए हैं। जिस चीज़ से हम थोड़े फैमिलियर हो जाते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे आप अपने दोस्त, जब आपका कोई नया दोस्त बनता है, जब जिससे आप पहली बार मिलते हो तो आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते, बस आप उसको ओवरव्यू करते हो कि हाँ ऐसे है, क्या तू कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, और क्या पढ़ाई करते हो, ऐसे इतना पूछते हो। लेकिन जब आप उससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम मिलते हो तब आपके
बुक्स में क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानते हो कि अच्छा इसकी फैमिली में ये हुआ था, बहुत पुराना है ये, उसके बैकग्राउंड का और मतलब और डिटेल में समझते जाते हो और आपका कंफर्ट जोन उससे बन जाता है। पहले तो आप बहुत शाय होकर बात करते हो जब भी आप नए नए फ्रेंड दोस्त बनाते हो। तो वैसे ही आपकी बुक भी आपकी एक दोस्त है जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, तो आप अभी उसको सिर्फ समझ ऊपर ऊपर से देखो। अब जब आप उसी बुक से दूसरी बार मिलोगे तो आप बहुत फैमिलियर हो जाओगे, उस बुक के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और आप उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको अब आप थोड़ी अटैच हो चुके हो उस बुक से, ऐसा समझो। अब आपको उसका डिटेल में एनालिसिस करना है और फिर समझना है उसको, मतलब बहुत इन डेप्थ में जाकर चीज़ें डिटेल्स में पढ़नी है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ऊपर से पढ़ा था, हो सकता है आपसे बहुत पॉइंट्स मिस हो गए हो। इवन आप एक बुक को 10 बार पढ़ोगे ना, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको 10 के 10 बार आपको अलग चीज़ें समझ आएगी। तो हो सकता है कि जब आप उस बुक को पहली बार पढ़ो तो कुछ चीज़ें मिस हो गई हो और आप नहीं समझ पाए हो, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ोगे, जैसे आप अपने दोस्त से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मिलते हो तो उसको और अच्छे से समझ पाते हो, उसकी कमियां भी अब आपको पता चलने लग जाती हैं, तो वैसे ही आपको वो भी इंटरप्रेट करने लग जाओगे। अब आपको ये भी पता चल जाएगा, अच्छा मैं ये बोलूँगी ना तो मेरा दोस्त का जवाब आगे से क्या आने वाला है, वो भी आपको पता लग जाता है कुछ टाइम आते आते, ठीक है। तो वैसे आपके साथ बुक के साथ भी होगा। अभी आपको ये लगेगा कि मैम ये कैसे है, तो ह्यूमन और बुक्स में अलग फर्क था, लेकिन जब आप ये चीज़ें रियल लाइफ में अपनाओगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि येस आई वाज राइट, ठीक है। तो आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया और जो आपको समझ आया, जैसे एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, 2 पैराग्राफ या पूरा एक पेज पढ़ लिया, उस पेज पूरे पेज में जो आपको लगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो आप लिख लो। पहली रीडिंग में कभी मत लिखो क्योंकि आपको पहली रीडिंग में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगेगा। सेकंड रीडिंग में आप लिख लो, कुछ नोट्स पॉइंट्स बना लिए, ज़रूरी नहीं है उस पॉइंट्स को प्रिजर्व करके लिखना है, लेकिन जब हमारा हैंड मूवमेंट होता है ना साथ साथ, एक तो आपको नींद नहीं आती जब आपका मसल मूवमेंट होता है, प्लस जब आप जो चीज़ें आपने अपने हाथों से लिखी हुई हैं वो आपको जल्दी याद रहती हैं और आपकी अपनी हैंड राइटिंग में चीज़ों को रिवाइज करना भी ईजी हो जाता है, ठीक है। और नहीं तो बुक्स में लिख सकते हो, अगर आप आलसी हो तो बुक के अंदर भी अंडरलाइन करते हुए चलो, अंडरलाइन भी पूरा नहीं, कीवर्ड्स, या फिर उसके ऊपर ऊपर ही मेन पॉइंट्स उसको टिक करते चलो कि हाँ ये मेन है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड रीडिंग हो गई। अब सेकंड रीडिंग में आपको बहुत फैमिलियर हो गए, अच्छे से समझ आ गई चीज़ें, लेकिन याद नहीं हुई। याद कैसे होंगी? थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में जब आप लगाओगे उससे रिलेटेड PYQs या क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, कुछ भी, आप AI भी आजकल मिल गया है, तो AI को भी आप अगर आप कोई भी PDF बना के दे दोगे और उसको बोलोगे कि इस PDF से मुझे 10 क्वेश्चन बना के दो रैंडमली, तो वो भी आपको बना के दे देगा। नहीं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैप्टर वाइज PYQs और चैप्टर वाइज MCQs आपको मिल ही जाता है किसी न किसी वेबसाइट पर, कोई भी एग्जाम हो या कोई ना कोई कोचिंग प्रोवाइड कर ही देता है, तब आप उसको सॉल्व करो। उसको सब सॉल्व करोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, मेरे को अब लेकिन थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। हो सकता है ना, जो कितनी बार होता है ना कि यार ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है पर इसका आंसर 2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कितनी बार हम पेपर में भी ये चीज़ गलत करके आते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन हमको याद नहीं हुआ। तो अभी आप कहोगे मैम क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो हमने क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें, वो बताऊँगी, थम जाओ। तो आपने जब PYQs लगाए, अब आप PYQs में, क्योंकि मेन एग्जाम तो है नहीं, मॉक टेस्ट ही है, तो कितने भी मार्क्स आए, बुरे मार्क्स आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप PYQs लगाने के बाद आपको कुछ चीज़ें याद आएंगी ना, आप खुश रहोगे कि हाँ मैंने पढ़ा था यार, ये आ गया, ये मेरे से सॉल्व हो रहा है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का जैसे टेस्ट था तो 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए, 10 नहीं भी होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि हाँ ये चैप्टर मैंने ये इसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ अभी याद नहीं आ रहा। फिर आप वो PYQs लगाओ, जो गलत हुआ एक बार ही देख लो, उसके बाद वापस 4th रीडिंग पे आओ। 4th रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 4th रीडिंग जो आपकी होगी इसी में आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट पहले भी समझा रखा है कि हमें हमेशा PYQs पहले करने चाहिए एंड देन बाद में कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहिए। PYQs पहले करने का अच्छा तरीका ये होता है, मतलब जब आप PYQs पढ़ लेते हो और जब आप दोबारा वो बुक पढ़ने आओगे ना तो आपको लगेगा कि यार अच्छा ये PYQs में था, मेरे को सॉल्व क्यों नहीं हुआ था। भाई 4th रीडिंग में आपको याद आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन अब वैसे वर्क कर रहा है कि अच्छा ये सेम क्वेश्चन आपके ब्रेन ने देख रखा है और वो ब्रेन ने वो गलत भी कर रखा है वो क्वेश्चन। तो वो जब आपकी गलतियाँ आपके दिमाग में ज़्यादा समय के लिए टिकती है कि यार मैंने क्यों गलत किया, क्यूरियोसिटी होती है ना, अब जब पेपर में भी जाते हो यार ये गलती कैसे हो गई, शिट ये मेरे को आना चाहिए था। जो आपकी गलतियाँ आपको ज़्यादा याद रहती हैं, जो भी आपने एग्जाम की तैयारी की होगी आपको पता होगा, ये तो बेसिक लॉजिक है, कॉमन सेंस है, सबके साथ होता है, ठीक है। और जो चीज़ में गलती करते हैं ना वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कभी गलत भी नहीं करके आते, ये भी आपको पता है ना। सो आपने जब 4th रीडिंग पढ़ी एंड 4th रीडिंग में यू विल सी दैट आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आपका ब्रेन आपको स्ट्राइक करेगा। लेकिन हो सकता है ना उन 20 क्वेश्चन में कुछ फैक्ट्स ना हो, जिससे क्या होता है ना एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं मान लो, लेकिन जो हमने मॉक टेस्ट दिया वो 50 क्वेश्चन का दिया एंड बाकी 50 का तो उसने क्वेश्चन नहीं बना रखे थे, तो क्या वो काम का नहीं था?
था, लेकिन जो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको वो तो याद हो जाएंगे जब आप 4th रीडिंग करोगे। एंड साथ ही साथ 4th रीडिंग में आपको आता है तो आपको ये तक याद हो जाएगा कि ये जो मैंने पेज लिया था, वो जो मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं वो इस पेज पे पढ़े हैं या फिर इस पेज पे पढ़े हैं, या पेज नंबर तक। और ये भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आप अकेले पढ़ने वाले बच्चे हो या अच्छा तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन एक बेस्ट टिप बताऊँ तो एक और अच्छा तरीका है इसको पढ़ने का, कि अगर आपका दोस्त आपके साथ बैठा है ना, तो बैठी है या बैठा है व्हाटएवर, सो आपको उसको बताओ, उसको चीज़ें समझाओ कि यार तेरे को पता है मैंने ये पढ़ा था, तेरे को पता है मैं तेरे को बताती हूँ, मैंने तेरे को ये समझाती हूँ, है ना। तो जब उसको आप समझाओगे ना तो उसको चाहे याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। सबसे अच्छी बात मैंने करा है, आपको पता है मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, मैंने ओपी कापा, एंड्रयू हिल्बर्ट, ग्लोबल पॉलिटिक्स, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब पढ़ा रखा है और ट्रिक्स के साथ भी पढ़ा रखा है। तो एक तरीका होता है ट्रिक्स के साथ याद रखना, और एक तरीका ये भी है, ठीक है। ट्रिक्स वाला तो हर किसी के लिए, सबके लिए काम आता है, लेकिन खुद बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ट्रिक्स बना पाए। अच्छा, इसको फैक्ट्स को याद रखने, ट्रिक्स हमेशा फैक्ट्स को याद रखने के लिए होती हैं, कंसेप्ट्स को याद रखने के लिए नहीं होती। लेकिन हमें कंसेप्ट समझना है, पूरी स्टोरी समझनी है, क्या हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स आए, या प्राइम मिनिस्टर कैसे कैसे चेंज हुए, उनके डिसीजंस कैसे चेंज हुए, कब कौन सा प्राइम मिनिस्टर कौन सी डील साइन कर रहा था, कब कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा गलत कदम उठाया था, या उसके टाइम पर कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। ये चीज़ें ट्रिक से याद नहीं होती, ये चीज़ें होती है एक स्टोरी, जब हमारे दिमाग में कंसेप्ट्स बन जाते हैं। तो मैं तो, मेरे लिए पता है बेस्ट तरीका होता है कि मैं दूसरों को पढ़ाती हूँ ना जब, तो मेरे को ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई है साथ में बैठा है, उसको बताओ, उससे शेयर करो। हो सकता है वो 2-3 इनपुट्स आपको भी देखिए, अच्छा मैंने बुक पढ़ी थी, उससे चाहे उससे नहीं पढ़ी, उसको बताते रहो कुछ ना कुछ, चाहे वो सुन रहा है नहीं सुन रही, बताओ, ठीक है। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ सकते हो तो इट्स द बेस्ट तरीका। और उसका आप पेज नंबर भी बता सकते हो, तो पता है इस पेज नंबर पे ना ये लिखा हुआ है, तू भी पढ़ अपने वाले में, ऐसा। या उसको अगर आपका सिमिलर इंटरेस्ट है तो ठीक है, आपका कोई साइंस का बैकग्राउंड का है या आप आर्ट्स के हो तो नहीं पढ़ा सकते, या फिर आपके पास कोई दोस्त भी नहीं है, तब क्या करें मैम, तो मैम तो नहीं बोल सकते अपने आप को, कुछ भी बोल सकते हो, दी वैशाली और बड़े हो। सो अब क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो चलो कैमरा के सामने बोल देती हूँ जो भी आता है मेरे मन में, और मैं समझाने लग जाती हूँ कि अच्छा ये बुक है और ये, तो मैं भी एक ऑडियंस को समझा रही हूँ। लेकिन आज ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई यूट्यूबर है और हर कोई ऐसा सामने कैमरा रख के पढ़ाए, और नहीं पढ़ा सकते। तो आप ये कर सकते हो, आप अपने आप को समझाओ। एक होता है ना, वैसे तरीका, हम छोटे होते थे क्या करते थे, जैसे हम पढ़ लिया फिर हम हाथ रख लेते थे ऐसे बुक पे, ठीक है, और फिर ऐसे आंख बंद करके पढ़ते थे, फिर ऐसे हाथ हटा के देखते, अच्छा मैंने सही बताया, वैसे भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि अब तो छोटे बच्चे नहीं रहे, अब ऐसे तो पूरा है नहीं कि पूरे पेज पे हाथ रख के आप पूरा रिमाइंड करोगे, नहीं। ये हमारा बड़े हो जाते हैं तो हमको कंसेप्ट्स को, स्टोरीज़ याद रखनी होती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप खुद को समझाओ कि तेरे को पता है, आप खुद से बातें करो। आप ये नहीं है कि खुद से बातें करोगे तो आपको कोई पागल समझेगा, समझ भी सकते हैं, पर आपको क्या है, मैनू की है ना, आपको अपने लिए करना है। तो आप एक खाली रूम में बैठ के स्टडी, आप हमेशा जब भी पढ़ते हो, अकेले पढ़ते होगे अगर, तो आप अपने आप को समझाओ कि तेरे को पता है ऐसे हुआ था, तेरे को पता है इंदिरा गांधी आई थी, तेरे को पता है ऐसा हुआ था, फिर ऐसे। चाहे आपके सामने कोई नहीं बैठा, आप समझ लो आपका दोस्त बैठा है, आप उसको बता रहे हो, तो वो भी है, ठीक है। तो आई गेस 4th रीडिंग आते आते आपको बहुत चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। 5th रीडिंग आप 1 साल बाद भी करोगे ना, तब भी आपके दिमाग में वो चीज़ रहेंगी, ठीक है। सो ये होता है। और नोट्स तो आप बनाते हो साथ साथ एग्जाम, कोई भी एग्जाम पर्पज़ के लिए, तो नोट्स हमेशा हेल्पफुल होते हैं। इवन अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते तो वही बुक को आप जो दोबारा पढ़ोगे ना, तो आप उससे फैमिलियर हो चुके हो, ठीक है। उस पर अब आप बहुत सारे आपकी राइटिंग्स के मार्क्स वगैरह हो चुके हैं, तो नई बुक को समझने में मुश्किल होती है। लेकिन पुरानी बुक जब वो गंदी हो जाती है, मतलब कि उस पर आप पेन वेन चला के इसको अच्छे से कर लेते हो, तो आपको बहुत फैमिलियर हो जाते हैं। जैसे आपका कोई पुराना दोस्त है और आपके पुराने दोस्त से बातचीत हो रही है, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। आपसे कोई भी आपके दोस्त के बारे में पूछेगा, आपको पता है। तो आपको बुक्स को बस दोस्त बनाना है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है। बोरिंग बुक भी अच्छी हो सकती है अगर आप उसको ऐसे पढ़ो कि यार मेरा अगर ये पढ़ लिया ना, याद हो गया ना, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मेरी फैमिली को प्राउड होगा, मैं कुछ अच्छा बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, है ना। तो ये आपको एक मोरल सेटिस्फेक्शन भी अपने दिमाग में रखना है। अपने लिए नहीं करना, आपको लगता है यार क्या ही है, अपने लिए नहीं तो अपने मम्मी पापा के लिए करो, किसी के लिए करो, अपने लिए भी करो, ठीक है। अगर ये मोटिवेशन नहीं आ रहा तो अपने पेरेंट्स को देख लो कि उन्होंने आपके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है। तो ये बोरिंग बुक्स भी आपको अच्छी लगने लगेंगी, और इंटरेस्टिंग बुक्स है तो ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हो। लेकिन कभी भी अगर आपको लगता है ना कि यार बोरिंग है,
तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी दोस्त बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, सबको इक्वालिटी देनी है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग बुक्स एंड बोरिंग बुक्स के। एंड बोरिंग बुक्स तो मैं भी पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसके लिए बहुत सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए कि आपके चाहे आप मेरे आने वाली वीडियोस ना देखो, लेकिन बीच बीच में मैं वीडियोस ऐसी बनाती रहूँगी जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें, कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बना सकती हूँ कि जैसे नींद ना आए पढ़ते टाइम तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आपका जो पीएचडी जर्नी है, जैसे मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं डीयू में भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस में पीएचडी स्कॉलर कैसे रहा, मेरी जर्नी कैसी है, मेरी लाइफ कैसी चल रही है पीएचडी में आने के बाद, ठीक है। एंड देन मैं एज अ डीयू में जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो उसका क्या प्रोसीजर था, मैं कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, या मैं जब पढ़ाने जाती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज़ होती हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट हो, तो जो वहाँ के डीयू के बच्चों की स्टूडेंट्स की क्वेरी है वो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। अभी हाल ही में मैंने एक आंसर राइटिंग का वीडियो डाला है, वो आप ज़रूर से देख सकते हो कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। ये आंसर अगर आपका कोई भाई बहन है जो ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या आपका नोन है, तो उनको आप वीडियो ये ज़रूर से शेयर कर देना। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आंसर राइटिंग का। और क्योंकि मैं खुद कॉपीज़ चेक करती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सो आई नो कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस बेसिस पे मार्क्स देती हूँ, मैं किस बेसिस पे कॉपी चेक करती हूँ, तो वो आपको हेल्प हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो आपकी स्ट्रैटेजी काम आ जाए, आप एक देख सकते हो आंसर राइटिंग का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना यार। और कोई है नहीं जिसको मैं, मेरे ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरी टीम लेकर बैठी हूँ और सब्सक्राइबर्स की, या मेरे को डिजिटल, मेरे को खुद ही एडिटिंग करना होता है, मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ, लाइक वन मैन आर्मी की तरह। तो बस आप ही लोग हो जो मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। ऑल्दो 1 साल हो चुका है, फिर भी मेरा चैनल बहुत स्लो ही चल रहा है। ऑल्दो मैं इतना मार्केटिंग वगैरह भी कुछ नहीं करती हूँ, ना मैं कुछ किसी से कुछ काम, अपना खुद से सब कुछ खुद से ही कर रही हूँ मतलब, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे लिए भी हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होगा उस वीडियो से। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।